का जवाब नहीं देते हैं, हम जो सवाल पूछते हैं जवाब नहीं देते हैं। तो अब जो है हम इस चीज को पूरे हमेशा के लिए हम लोग समाप्त करना चाहते हैं, ताकि कोई माताएं बहनें या कोई भी गांव का आदमी या शहर का आदमी इस चंगुल में ना फंसे। तो हमारे पास सारा उसका समाधान है, रास्ता है, और आज से ही अपना चिंता खो दीजिए, कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। हम लोग आ गए हैं, आपको किसी भी प्रकार का एक भी पैसा, घर बहुत खुश होता है, वहां पे लोग संपन्न होते, नहीं, आपसे भी बुरा हाल है। इसलिए कभी भी शहर की तरफ आप जाने या पहुंचने का कोशिश ना करिए। हम लोग खुद सोचते हैं कि काश हम लोग का घर होता, यहाँ जमीन होता और हम लोग खुद आकर के गांव में बसते। ला करके समझा के अपने पास रखता है। ये हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने लोग हैं। इन लोगों को गलत रास्ते लोग लेकर के गए हैं, तो हमारा इनसे लड़ाई नहीं है। ये हमारे अपने भाई हैं, इनको भी अपने रास्ते लाना है, अपने जैसा बनाना है। तो इस पे सारा काम हम लोग करेंगे। और ये भी समझिए, हम लोग जो कह रहे हैं वो नियम से, कानून से चलेंगे। ऐसा थोड़ी बोल दिए कि हम लोग चुपचाप कर देंगे। हमारे पास सारा दस्तावेज है कि कैसे कैसे देश को लूटा जा रहा है। अच्छा, आपसे हम पूछे कि ये जो रुपया है, ये जो नोट है, क्या यही धन है? जमा हम लोग कर सकते हैं, यही धन है। तो असली धन हमारा क्या है? असली धन हमारा क्या है? इस कागज को, टुकड़ा को पाने के लिए हम जी जान, खून पसीना, मेहनत लगा देते हैं। इसमें रिश्तेदारी, भाईचारा सब खत्म करके हम इस कागज को, टुकड़ा को पाने के लिए सब कुछ, अपराध से लेकर के सब कुछ करने लग जाते हैं। तो इस कागज का टुकड़े के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। थोड़ा सा कम समय रहते हुए, थोड़ा कम समय में ही हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। आगे की प्रक्रिया आकाशदा भी संभालेंगे, मगर कुछ हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो हम समझ रहे हैं, ये आज भी गुलामी का प्रतीक है। ये हमारा भारत का पैसा नहीं है। ये पैसा जो है भारत का पैसा नहीं है। उसी प्रकार कैसे भारत का पैसा नहीं है, जब हमारे देश को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो जब गुलाम बनाया था और देश को छोड़ के चले गए, तो हमें क्या लगा कि हम आजाद हो गए। लेकिन नहीं, उन्होंने षड्यंत्र के माध्यम से देश तो छोड़ के चले गए, लेकिन ये रुपया पे कंट्रोल, रुपया को छापने का जिम्मा अपने पास रख लिया। अब आप सोचिए कि जिसके लिए हम मरे जा रहे हैं, और छापने का पावर, चलाने का पावर ये ईस्ट इंडिया कंपनी करे, अंग्रेज करे, तो हमें गुलाम बना के रखेगी कि नहीं? ये भारत का रुपया नहीं है जो हम समझ रहे हैं। ये नोट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का रुपया नहीं है। जब अंग्रेज कब गए थे बताइए? देश को छोड़ के कब गए थे? 1947 में हम मनाते हैं ना, 15 अगस्त मनाते हैं ना, 15 अगस्त। तो हम लोग समझते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया था 15 अगस्त को, लेकिन हमें आजादी नहीं मिली थी। हमें सिर्फ इतना मिला था कि अब हमको अंग्रेज को देखने को नहीं मिलते यहां पर, वो चले गए। मगर एक ऑफिस बैठाया, जिसका नाम रखा भारतीय रिजर्व बैंक। ये ऑफिस लूट का अड्डा और ये गुलामी का अड्डा इन्होंने बनाया। अब आप सोचिए कि हमें आजाद कर दिया जाए, ठीक है? गुलामी कितने प्रकार की हो सकती है? आइए आप लोग बैठ जाइए। आइए बहने भाई, आइए बैठ जाइए। आइए, हम लोग बाहर के नहीं हैं, आप ही के भाई हैं। एक गुलामी होता है कि एक कोठरी बनवा दे, घर बनवा दे और उसको ताला मार दे, आपको अंदर डाल दे। तो एक गुलामी, इसको तो पहचान जाएंगे ना कि हमको कैद कर लिया है। जेल क्या है? जेल एक चार दीवारी के अंदर कैद कर दिया जाता है। खाने का व्यवस्था, अगर जो वहां कैदी है बीमार पड़ जाए तो इलाज कौन करवाएगा? वहां का पुलिस व्यवस्था, प्रशासन। एक तरह का ये गुलामी है कि आपको हम बंद कर दे चार दीवारी के भीतर। और एक उपाय है
कि आपको खुला छोड़ दे और जो कमाए, जो इनकम हो वो हमें देते रहें, तो आपको लगेगा कि आप तो आजाद हैं घूमने फिरने खाने पीने का। मगर आपका इनकम जो हो उस पर हमारा कब्जा हो जाए तो आपको पता चलेगा कि आप गुलाम हैं। वही तो हो रहा है भारत में। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे 4 लोग ही समझ लेंगे ना, हमारे गांव में 4 लोग, इतने लोग हमारे 4 लोग समझ लेंगे ना, सभी को समझा देंगे। समय लग सकता है क्योंकि माता और बहनें इतनी सीधी होती हैं कि एक बार जो बैठ गया वो दोबारा दिमाग से नहीं जाता है। एक बार जो बात समझ में आ गई वो मरते दम तक नहीं भूलती। माताएं और बहनें के अंदर ये खासियत होता है। तो समय लग सकता है, 2-4 आदमी भी हमारी बात को समझ लेंगे तो सारे लोग समझ जाएंगे, इसलिए हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो गुलामी पता चला, गुलामी किस प्रकार है? एक कि हमें कैद कर दीजिए, तो वो गुलामी पता चलता है, और एक गुलामी है जो आपके कमाई पे हम कब्जा कर ले। तो अंग्रेजों ने यही काम करा। अंग्रेज जो है भारत में इतनी बुरी तरह से पिटे थे। 1857 के बारे में कौन कौन लोग जानता है? हमारे बहनें जो है, बच्चियां हैं, पढ़ाई की है ना, अपने स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, या किसी के मुंह से सुने होंगे कि 1857 में एक क्रांति आई थी। कितने लोग जानते हैं? आप लोगों में से जानते हैं 1857 की घटना? नहीं जानते, चलिए कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम बता देते हैं। 1857 में अंग्रेजों को पूरे भारत से दौड़ा दौड़ा करके मार दिया गया। सिर्फ महिलाओं और बच्चों को, वो भी स्त्री को छोड़ा गया। उस समय तक अंग्रेज को भारत के सभी लोग ये समझ चुके थे कि ये हमें गुलाम बनाने के लिए आए हैं, हमें शोषण करने के लिए आए हैं। तो पूरे भारत में आप ही जैसे गांव के लोग जो इकट्ठा हुए, समाज के लोग इकट्ठा हुए, और एक समय पर पूरे भारत में, एक समय पर ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत के लोग, यहाँ के वासी लोग, निवासी सारे लोग एक साथ अंग्रेज पे अटैक कर दिए। अब ऐसा समझिए बात को कि यहां पर पुलिस थाना है, या मान लेते हैं हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल अगल बगल 4-5 हॉस्पिटल तो जरूर होगा। अब उस 4-5 हॉस्पिटल पे अगर हम हमला करने चले जाए, उस पे हम मार करने चले जाए, तो बाकी के हॉस्पिटल आकर के उसको बचा लेंगे कि नहीं बचा लेंगे? और एक साथ चारों हॉस्पिटल पे हमला कर दें। हॉस्पिटल का मतलब वो मत लीजिएगा, हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हॉस्पिटल पे हमला करना है, नहीं तो कल डंडा लेके चल जाइएगा, नहीं ना जाइएगा, हाँ डंडा लेके मत चले जाइएगा। तो हम वो उदाहरण देना चाह रहे हैं। तो एक साथ अगर हमला कर दे तो कोई बचेगा? तो भारत के लोग ऐसा ही किए कि अंग्रेज को एक साथ चुन चुन कर मारने लग गए। जब वो चुन चुन कर मारने लगे तो एक भी बचा नहीं। 3.5 लाख, ध्यान दीजिएगा, 3.5 लाख अंग्रेज मारे गए 1857 के आसपास में। अब जब है अंग्रेज जब चले गए वापस, और एक बात और ध्यान रखिए, इस भारत के लोगों के अंदर इतनी इंसानियत है कि महिलाओं को नहीं मारा और बच्चों को नहीं मारा। वो उनको जहाज में, पानी वाला जहाज चलता था, हवाई जहाज तो उस समय चलता नहीं था, तो पानी वाले जहाज में बैठा करके खाना दे करके उनको इंग्लैंड भेज दिया। मगर कुछ भारत के गद्दार लोग क्या किए, पुनः अंग्रेज से मिल करके फिर से वो भारत में आ गए। 3 साल में 1857 से 1860 में आकर के, समय याद मत रखिए, हम कहानी बता रहे हैं, मेरे समय को मत गिनिए, कब डेट मत गिनिए, डेट हम आपको बताने नहीं आए हैं, हम आपको कहानी समझाने आए हैं कि कहानी कैसे है इस भारत को, कि हम आजाद भी हैं और गुलाम भी हैं। बाबा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आजाद भी रहे और गुलाम भी बने रहे? एक तो गुलामी है ना, आप मजबूर हो रहे हैं, जीने मरने तक का सोच रहे हैं, तो ये गुलामी तो है। गुलाम पहले क्या करते थे? मरने के बारे में सोचते थे कि मर जाए भगवान, हम मुक्त हो जाए। तो वही तो आज आपके अंदर ख्याल आता है। अच्छा कितने लोग हैं जिनके मन में ख्याल आता है कि हम मर जाएं? सही सही बताइए, झूठ ना बोलिए, झूठ ना बोलिए। बहुत लोग हैं, लेकिन ये मामूली सी बात है और इसका चाबी हमारे हाथ में है। आज के बाद कभी भी किसी को सोचने का जरूरत नहीं है कि आप मजबूर है और परेशान है, रास्ता हमारे हाथ में है। हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लोग बैंकों का ताला तोड़ते हैं और कैसे गाड़ी खींच ले आते हैं 20 शहर में।
तो 1857 में आते आते 3 साल में फिर से अंग्रेजों ने भारत को कब्जा कर लिया। अब भारत में कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किया, कानून बनाया। कानून, अब देखिए कानून और सिद्धांत में क्या अंतर होता है। मेरे बात को थोड़ा सा कठिन शब्द हो सकता है, तो बाद में यहाँ के जो होंगे उनको थोड़ा समझाने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा। सिद्धांत का मतलब यह होता है कि अगर आपके परदादा का जमीन है, आपका परदादा का जमीन है 5 कट्ठा, तो उसके पोता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, मिलना चाहिए। तो जोर से बोलिए ना बाबा। तो मिलना चाहिए। अब हमको नहीं देने का मन है, तो हम क्या बोलेंगे, एक पुश्त के बाद नया कानून आया, एक पुश्त के बाद किसी को जमीन नहीं मिलेगी। तो कौन जीत गया, सिद्धांत जीता कि कानून? कानून। तो अंग्रेज ने इसी कानून का हथकंडा बनाया, इसी का हथियार बनाया और कानून का इस्तेमाल करा। अभी बोल दे कि सब आदमी यहां पे बैठेगा जूता पहन के बैठेगा, चप्पल नहीं, कानून। मगर ध्यान दीजिएगा, कानून से बड़ा सिद्धांत होता है। सिद्धांत कैसे काम करता है, आप पढ़े होंगे, ये एक्ट वो एक्ट, ये धारा वो धारा, नंबर 2 3 4। लेकिन आप समझिए, भाई को मारना चाहिए कि नहीं? जवाब दीजिए। पड़ोसी से झगड़ा करना चाहिए कि नहीं? इसको रटने का बात है, रटने का बात है, कोई रटने की बात नहीं। तो सिद्धांत इसी तरह काम करता है कि इसको रटा नहीं जाता। रटने के लिए हमारा कानून का किताब आता है, हमारी पढ़ाई होती है और पढ़ लिख करके काला कोट पहना जाता है, तब जाकर के कानून आता है, ये जो कि निहायत गलत है। सिद्धांत कभी भी रटने का आवश्यकता नहीं है, सिद्धांत हमेशा चलता है और सारे लोग जानते हैं कि सिद्धांत चलता है, रटने की जरूरत ही नहीं। तो 1857 में जब उन्होंने अपने को इतना नुकसान पाया, उसके बाद उन्होंने कानून का सहारा बनाया। कानून का सहारा बना करके लिख लिख करके लोगों को गुलाम बनाने का तरीका निकाला। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि शिक्षा व्यवस्था पे कब्जा किया। शिक्षा, कितने लोग सुने हैं कि तुमको विकास कर रहा है, आगे जाना है तो पढ़ लो, यही ना सब बोलते हैं। तो पढ़ने के बाद आपको क्या मिलता है, एक नौकरी। और वो नौकरी जो आपके घर से बच्चा जाता है, आप देखिएगा पड़ोस में फिर बात करना छोड़ देता है। ये बात सही है कि गलत? सही है ना? और फिर वो किसी चीज से लड़ेगा नहीं, गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उसका खत्म, उसका जीवन ही बदल गया। लेकिन वो बूढ़ा घर में बैठा हुआ है, वो बूढ़ा बुजुर्ग, वो जानता है सिद्धांत को और कहता है बेटा ये तुम गलत कर रहे हो। तो सारे लोग जो पहले जो सिद्धांत के लोग हैं वो सब समझते हैं, और लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज भेजते हैं तो वहां से सब गड़बड़ होना चालू हो जाता है। तो जो सिद्धांत को जो समझना है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको याद रखने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप चलता है। तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे काबू किया, सारे लोगों को क्या किया, पढ़ाया, ले जाकर के पढ़ाया, अभी भी पढ़ाते ना। तो पढ़ाया, उससे हमारा परिवार टूट गया। अब पढ़ाने के बाद देखिए कैसे क्या किया कि कोई, ये गांव कौन सा गांव है, चलिए हटाइए, रांची पकड़ लेते हैं कि रांची में हम पढ़ते हैं, अब हमको नौकरी लगेगी। तो मालूम है कहां नौकरी लगेगी? लगेगा हजारीबाग। अच्छा, हम पटना में लगेगा, बिहार में लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम अकेले वहां जाएंगे, बचपनों को लेके चले जाएंगे, पत्नी को भी लेके चले जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बाप कहेगा कि हमारा अपना घर है बाबू, हम यहीं पे जिएंगे या मरेंगे। अब ये सोचिए, बाप बूढ़ा गांव में है और हम पटना में हैं, तो अब हमको कोई दिक्कत होगा तो न बाप माँ बाप पहुंच पाएगा, ना भाई पड़ोस, ना गांव का लोग पहुंचेगा, और इनके साथ होगा तो हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इन्होंने जो है गांव को, समाज को तोड़ने के लिए एक किस प्रकार काम किया, नौकरी के नाम पे, जो हम पढ़ा पढ़ा के नौकरी पे शिक्षित कर रहे हैं और परिवार को तोड़ दे रहे हैं। अभी आप सोचिए कि यहाँ गांव का कोई बच्चा गया है, नौकरी पा गया दिल्ली में, और उसके साथ कोई घटना घटेगा तो आप खड़ा हो पाइएगा, जा पाइएगा? इसीलिए तो ये व्यवस्था चली आ रही है कि आप अज्ञान बने रहें, आपको जानकारी ना हो, आपको काबू किया जा सके। अच्छा, ये नौकरी का व्यवस्था पहले से चली आ रही है कि अंग्रेजों ने बनाया? आप कभी सोचे? अच्छा, एक बात और, बीच बीच में हम काट दे रहे हैं बात, हमें तो कुछ और भी कहना है लेकिन बाद में कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जो कलम चलाएगा, जो एयर कंडीशन पंखा में बैठेगा, उसका तनख्वाह, और जो खेत में काम करेगा, लेबर कुली का काम करेगा, खून पसीना बहाएगा, धूप में पकेगा, उसका तनख्वाह किसका ज्यादा होना चाहिए?
में जो काम करते हैं जो काम उनका होना चाहिए ना, मगर यहाँ पे ऐसा है। ये व्यवस्था किसने दिया, नाम बताइए। अरे बोलिए बाबा, खाना नहीं खाए क्या? आपका घर यही था, आप खाना नहीं खाए, हम लोग रास्ता में खा के आ गए। अंग्रेजों ने किया है। अंग्रेजों ने किया ना। दुश्मन पहचान में आ रहा है क्या? नहीं पहचान में आ रहा दुश्मन, पहचान में आ रहा है ना। हाँ, दुश्मन इसलिए पहचान में नहीं आ सकता है क्योंकि वो भारत में नहीं रहता है, मगर अभी भी रहता है। बताएंगे कहाँ रहता है, उसी के तहत सारा खेल चल रहा है। तो उन्होंने शिक्षा के नाम पर शिक्षा का कंट्रोल कर लिया। और हमारा शिक्षा पहले जो होता था वो सिद्धांतिक होता था। क्या शिक्षा होता था? भाईचारा का शिक्षा होता था, गांव का व्यवहार का शिक्षा होता था। तो वो शिक्षा उन्होंने तोड़ दिया। उस शिक्षा का नाम दिया नया शिक्षा, मैकाले शिक्षा प्रणाली। किसने सुना है मैकाले शिक्षा का प्रणाली का शब्द? आप लोग नहीं सुने हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं ABCD क ख ग घ स्कूल कॉलेज में, ये आंगनबाड़ी से लेकर के वहां, ये सब अंग्रेजों का पढ़ाया हुआ शिक्षा है। यही कारण है कि कोई संघर्ष नहीं करता, पढ़ लेता ज्यादा, जितना पढ़ लेता है उतना गंवार। बूढ़ा बुजुर्ग से पूछिए भाई से झगड़ा करना चाहिए कि नहीं, तो कहेगा नहीं। और जब पढ़ लिख लेगा तो पढ़ करके आएगा तो कानून सिखाएगा, तो भाई से लड़ेगा। तो इस तरह से परिवार को तोड़ करके उन्होंने बना दिया व्यवस्था। शिक्षा पे इन्होंने काबू कर लिया। उसके बाद उसने क्या काबू किया? उसके बाद न्याय व्यवस्था पे काबू कर लिया। न्याय व्यवस्था मतलब समझे कि आपके साथ क्या फैसला करना है, आपके साथ क्या व्यवहार करना है, उसका कंट्रोल उनके हाथ में। कैसे कि अगर ये गांव है तो यहाँ पे मुखिया सरपंच होंगे, सारे लोग होंगे। अब एक भाई ये है, दूसरा भाई ये है। अगर दोनों में झगड़ा होगा तो आस पड़ोस के बता देंगे ना कौन बदमाश है, ये वाला कि ये वाला, बता देगा ना। यही फैसला हम कोर्ट में जाएंगे तो पुलिस बता पाएगा क्या, या जज बता पाएगा क्या? तो फैसला कहां ज्यादा मिलना चाहिए जल्दी? गांव में। तो इसको तोड़ करके उन्होंने, न्याय व्यवस्था को तोड़ करके उन्होंने फिर इसको खत्म कर दिया। फिर लाया कोर्ट का कानून, काला काला कोर्ट, कौआ जैसा। अच्छा, काला कौआ तो जानते हैं, उसमें न्याय लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पैसा भी जाता है, समय भी जाता है, सब कुछ जाता है, फिर भी न्याय मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो क्या हुआ? फिर क्या तोड़ा उन्होंने नहीं बनाया और न्याय व्यवस्था को चकनाचूर कर दिया। आज फैसला लिया जाता है क्या? गांव में फैसला होता है क्या आपस में? नहीं होता ना। उस फैसला को फिर से लाना है, मगर कब? जब हमारे सभी लोग समझदार हो जाएंगे तब। ये समझना है। तो न्याय व्यवस्था पे काबू कर लिया, शिक्षा व्यवस्था पे बता ही दिए काबू कर लिया, तोड़ना है। न्याय व्यवस्था पर भी काबू कर लिया, कोर्ट ले आया, IPC एक्ट लाया, CRPC एक्ट लाया, बहुत बहुत एक्ट लाया। फिर उसके बाद उन्होंने व्यापार व्यवस्था पे काबू किया। व्यापार व्यवस्था कि हर कोई तो खेती नहीं करता, अगर खेती कर ले तो उसको बाजार ले जाना होगा, उसका कुछ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेचना होगा। तो वो लेन देन या बनाना, किसी और चीज को बनाना, उसको ही व्यापार कहते हैं। तो व्यापार करने के लिए हम लोग एक दूसरे से लेन देन करते हैं। अब उसमें इनको कैसे काबू करना था? तो उन्होंने टैक्स लगाया, लगान। जैसे खेती में लगान तो सुने होंगे, तो अभी लगान तो नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं? अभी दूसरा भाषा बदल दिए। काम वही है मगर भाषा बदल दिया गया। कर वसूल बोल दिया। कर वसूली। हाँ। खेत का, जैसे खेत में जब अनाज पैदा हुआ तो क्या सरकार को जाता है अभी कुछ, या कुछ जाता है ना? GST वगैरह लगता नहीं है? नहीं बाबा, जैसे सालाना खेत का जैसे हम लोग वहां पे भरते हैं ना, मसूल। हाँ, मालगुजारी। अब ये बताइए, मालगुजारी एक शब्द है, मान लेते थोड़ा पैसा ले रहे हैं, अगर इसी को बढ़ा दे तो आप लोग का पसीना छूट जाएगा। हाँ, इसी को बढ़ाते चले जाए तो उसी प्रकार से समझिए, वो छोटा जरूर लगता है लेकिन एक समय वो खतरनाक हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया? टैक्स लगाया। कैसे कि कोई व्यक्ति आया, ब्रेड तो जानिए, या बिस्किट जान गए? बिस्कुट जो होता है वो किससे बनता है? आटा से। बाबा इतना लेट से कहा बोले? गेहूं से बनता है। अरे जानिए। तो गेहूं से बनता है। तो हम यहाँ आएंगे वहां से खरीदने के लिए, तो जब हम खरीदेंगे और यहां से जैसे ही लेके जाएंगे एक टैक्स, अब जिस रास्ते लेके जाएंगे उस पे टैक्स, अब उसको लेकर के फैक्ट्री में जब हम बनाएंगे उस पे टैक्स,
बनाने के बाद बेचेंगे, फिर बेचने का टैक्स, अब बेचने के बाद फिर इनकम जो होगा उस पे टैक्स, तो ये टैक्स पे टैक्स, तब तो व्यापार चलेगा। तो इसी तरह से उन्होंने, अंग्रेजों ने ये व्यवस्था बनाया, टैक्स पे यानी व्यापार पे उन्होंने कब्जा कर लिया, न्याय पे व्यवस्था कर लिया, शिक्षा पे व्यवस्था कर लिया, और क्या चीज पे, आपको व्यापार पे तो बता ही दिए, 3 चीज पे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, उस पे उन्होंने कैसे कब्जा किया। अच्छा, हर कोई के पास सामान है, घर है, मकान है, कपड़ा है, लत्ता है, लेकिन इसको खरीद बिक्री हम लोग नहीं करते। हम लोग पहले के समय में क्या करते थे कि कोई सब्जी लेकर के आता तो फल मिल जाता था, कोई बर्तन लेके आता तो कपड़ा ले आता था, ऐसे होता था ना, होता था ना। तो फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बीच में लेन देन के लिए सोना चांदी का सिक्का आने लगा, कि सबको पता है ना, पहले सोना और चांदी का सिक्का चलता था। तो जो सोने और चांदी का जो सिक्का चलता था उस समय चल रहा था 1860 के आसपास में, तो उसको कंट्रोल करना था। वो कर क्या रहा है, हमेशा कंट्रोल कर रहे, ध्यान दीजिए, हमेशा वो कंट्रोल कर रहा है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या किया, उस समय जो सिक्का था वो चांदी का सिक्का हुआ करता था और सोने का सिक्का हुआ करता था। जो चांदी और सोने का सिक्का होता था उसमें राजाओं, महाराजाओं, देवी देवताओं का चित्र रहता था, ये बात मालूम है, रहता था ना, मगर उसका वजन बराबर रहता था। तोला का नाम सुने हैं, तोला, 1 तोला, 2 तोला या भर। तो जो तोला रहता था उसमें क्या रहना है कि चांदी का वजन बराबर और उसका क्वालिटी, जैसे कैरेट बोलते हैं ना, 22 कैरेट 24 कैरेट सोना, ये लोग जानते हैं ना, तो उस शुद्धता नापने का तरीका है, शुद्धता, और सोना कितना है, क्वालिटी, चांदी का क्वालिटी कितना है। तो जो उस समय जो चलन में था, लेन देन का माध्यम था सोना और चांदी का, रुपया, सिक्का। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, हल्के में ना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यही तो राज है। अभी जो हम कहानी बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको, कहानी इसलिए बता रहे ताकि आप अपना कारण समझ जाएं। अभी तो आपको कारण ही नहीं समझ में आ रहा है कि ये मुसीबत आई कहां से, ये परेशानी आई कहां से। तो जो 1857 में उन्होंने क्या किया कि देवी देवताओं, राजा महाराजा, मुगलों का जो चित्र था उसको हटा करके महारानी का चित्र डालना चालू कर दिया। तो मार्केट में जो चला होगा तो उसको ले करके अपना, जहां छपता है उसको टकसाल बोलते हैं, जैसे नोट छपता है उसी तरह सिक्का छपता था, तो वहां पर टकसाल बोलते थे, वो ले आकर के अपना वहां पर छापना स्टार्ट कर दिए और रानी का डालने लगे। तो कंट्रोल हुआ कि नहीं, क्योंकि सब पैसा तो बेकार हो गया, क्योंकि उसपे देवी देवता का फोटो था, तो उन्होंने छापना चालू कर दिया, तो वो चलाने लगे। अब ऐसा करते करते बीत गया लगभग 22 साल, तो आ गया 1882। तो 1882 नहीं थोड़ा सा 1882। आकाश दा, टाइम को क्या देखा जाए अभी, टाइम के क्या हिसाब से ठीक है ना अपने पास, ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 1882 के आसपास में उन्होंने कैसे लूटा, बड़ी ध्यान की बात है, थोड़ा सा भी समझ लगाइएगा तो बात पता चल जाएगा। कि जो सोना महंगा होता है कि चांदी, सोना महंगा होता है ना, तो जब सोना महंगा होता है तो इसका रेशियो था, जो सोने के सिक्कों को बोलते थे मोहर, और चांदी के सिक्के को बोलते थे रुपया। अभी जो सिक्का है उसको क्या बोलते हैं, लोहे का जो सिक्का है रुपया, मगर कागज को नोट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, रुपया ना बोल दीजिएगा, नोट बोलते हैं, देखिए साफ बोलते हैं नोट। तो जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया और सोने के सिक्का को बोलते थे मोहर। अब इसमें लेन देन का एक रेशियो था, क्या रेशियो था कि 10 चांदी का सिक्का 1 सोने के सिक्के के बराबर होता था। 10 चांदी का सिक्का 1 सोने के सिक्के के बराबर होता था, समझ गए। 1882 में उन्होंने फिर कानून बनाया। गुलाम कैसे बना जाता है पता है सबको, कानून बना करके, सिद्धांत को तोड़ के। तो उन्होंने 1882 ईस्वी में पेपर करेंसी एक्ट बनाया, चलिए हटाइए, कानून बनाया। तो जो कानून बनाया, तो जो 10 सिक्का के बराबर 1 सोने का जो सिक्का था उसको हटा करके उन्होंने कहा 1 सोने का सिक्का बराबर 15 चांदी का सिक्का। ये ठीक हुआ कि गड़बड़ हुआ, फिर समझिए। 1 सोने का सिक्का बराबर 10 चांदी का सिक्का। अब उसको बदल करके 1 सोने का सिक्का बराबर 15 चांदी का सिक्का। ये गलत हुआ कि ठीक हुआ, पकड़ लिया आप, गलत हुआ। अब कैसे हुआ कि बाबू के पिताजी
इनके बाबू के पिताजी जो है बोले घर में कि हमको जो है बदली करवाना है। इनके पास 150 रुपया था, यानी 150 रुपया यानी चांदी का चांदी का सिक्का 150। अब ये बदलना चाहते हैं, तो बदले नहीं थे, तो उस समय 150 में कितना सोने का सिक्का मिलता, कितना मिलता 15। लेकिन जैसे ही उन्होंने नियम बदल दिया, 10 की जगह पे 15 कर दिया, अब जब ये लेने जाएंगे तो इनको 10 सोने का सिक्का मिलेगा। यानी कोई सामान अब जो है 15 रुपए में देना पड़ेगा, जो एक सामान हमको 10 रुपए में मिलता था। तो ये लूट पहला लूट था। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं चल पाया, लेकिन कलकत्ता के लोग जो समझदार होते हैं, बंगाली, हमारे दादा भी बंगाल में, ये बहुत पकड़ते हैं। इनसे बाद में बात करवाएंगे, बहुत तेजी भी पकड़ते हैं। तो बंगाल के लोग ने इस बात को समझ लिया, भारत के लोगों ने नहीं समझा। तो बहुत विरोध हुआ था इस बात को कि आपने 10 के बराबर 1 था, अब 15 के बराबर 1 कर दिया। तो ये जो लूट हो गया, बहुत बड़ा लूट हुआ। उसके बाद इन्होंने फिर बनाया 1906 पेपर करेंसी क्वाइनीज एक्ट। यानी क्वाइनीज एक्ट का मतलब कि अब सिक्कों का कानून। तो सिक्कों का कानून क्या था, ये रेशियो तो आपको पता चल गया कि 1 सोने का सिक्का बराबर 15 चांदी का सिक्का। तो इन्होंने क्या किया, सोने का, अच्छा वजन एक इंपॉर्टेंट है, वजन का हम जिक्र नहीं किए। वजन हमेशा 1 तोला रहेगा। 1 तोला का समझ गए ना, 1 तोला का मतलब होता है 11.664 ग्राम। 11 पॉइंट यानी 10 ग्राम से थोड़ा सा, आपके भाषा में 10 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा। तो उसमें क्या किया कि क्वाइनीज एक्ट बनाया 1906 में कि सोना तो वैसा ही रहेगा, मगर अब चांदी का जो सिक्का था, अब प्योर ना होकर के चांदी का क्वालिटी घटा सकते हैं। तो घटाते घटाते उन्होंने क्या कर दिया, चांदी का सिक्का करते करते कांची का सिक्का भी आपके पॉकेट में आता है, लोहे का, स्टील का। बाबा अरे जल्दी बोलिए, हम थक जाएंगे। वही नतीजा है कि आज हमारा जो है सिक्का हमारा लोहे का है। अब सोचिए अभी चांदी का सिक्का रहता कितना मजा आता, मजा आता ना। उसका भी वैल्यू 1 रुपया, आज का भी वैल्यू 1 रुपया, मगर उसका वैल्यू जब हम चाहते तो अपना गहना बनवा लेते। तो ये लूट हो गया। अब यहां से क्वालिटी खत्म करते करते अब आया, ध्यान दीजिएगा, 1934। देश हमारा आजाद कब हुआ था, 1947। घटना कब से स्टार्ट हुई, 1857 से। 1857 से अभी हम पहुंचे हैं 1934 पे। 1934 पे यही एक घर बनाया। इस घर का नाम बनाया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर बना करके इन्होंने क्या कहा कि तुम जो है जितना भी सोने का सिक्का लेन देन कर रहे थे, चांदी का सिक्का लेन देन कर रहे थे, इसको आरबीआई में आके जमा करो। अगर जमा नहीं करोगे तो 10 साल का सजा। कोई सजा भोगेगा क्या? तो क्या करेंगे, सब जमा करेंगे। और जमा करने के बाद क्या बोला कि मैं धारक को वचन देता हूं कि ये कागज लौटा दोगे तो हम तुमको सोना और चांदी लौटा देंगे। तो आप भी देने को तैयार हो गए और सजा से भी बच गए। दोनों काम हुआ ना। तो वही लिखा हुआ है आज भी, देखिए इस पे लिखा है ना कि मैं धारक को 5 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। वो उसी समय कसम खाया था। कौन? अंग्रेज। वही अंग्रेज कसम खाया था कि मैं लौटाऊंगा किसको, जो लेकर के कागज आएगा। तो अब यहां पर समझना है कि कितना रुपया और कितना सोना। जैसे अगर उन्होंने 1 रुपया छापा तो कितना सोना जमा करवाया, ये लोगों को नहीं पता था। पहले के बाप दादा बूढ़े बुजुर्ग ये बोलते थे कि जितना सोना उतना रुपया, लेकिन उनको ये नहीं पता हुआ करता था कि कितना सोना और कितना रुपया। ये पता था? नहीं पता था। तो जब इसको हम लोग पेपर से निकाले, कब? 1882 पेपर करेंसी एक्ट, 1906 क्वाइनीज एक्ट, आरबीआई एक्ट, जब इसमें से निकाले तो सब हम लोग को पता चला। अब 1 रुपया के पीछे हमारा जो है, 1 रुपया के पीछे 777 मिलीग्राम सोना। अच्छा, वजन समझ में नहीं आया? 777 मिलीग्राम सोना, ये गुना का बात है। अब हम दूसरे भाषा में बोलते हैं कि हमको जितना सोना मिलेगा 1 रुपए में, आज हम उतना सोना खरीदने जाए तो 5000 रुपया लगेगा। कुछ बात समझ में आया? कि हमको अगर हम 1 रुपया लेके जाएं इसी बैंक के पास, आरबीआई के पास, उसी घर जो बनाया था उन्होंने घर,
अच्छा, घर उसका केवल एक ही जगह है, वो भी एक जगह है कि नहीं? उनका अपना जमीन है कि नहीं? नहीं। आरबीआई का देखिए घर बना दिया, उनका जमीन ही भी नहीं है, सब रेंट पे है। घर, मकान, दुकान, जितना भी बैंक है, एसबीआई, पीएनबी, सब जानते हैं ना बैंक का नाम, किसी का अपना घर द्वार नहीं है। उनका स्टाफ देखिए प्राइवेट वो रहता है, गार्ड रहता है, और सब नौकरी। अच्छा, जो नौकरी वहां करते हैं सरकारी होता है कि प्राइवेट? प्राइवेट। और बैंक सरकारी होता है कि प्राइवेट? प्राइवेट। लेकिन आपको लगता है कि सरकार सरकार, चलिए इसकी बाद में बात करेंगे। तो उन्होंने जो है क्या किया, वचन कसम खाया कि मैं धारक को दूंगा। तो उसके बीच में आता है कि 1 रुपया बराबर उन्होंने छापने के लिए हमसे 5,000 का सोना लिया। और याद करिए ना कि जो सोना का दाम, चांदी का दाम अभी कितना दिन पहले था, 20 साल पहले 5,000 का होगा। जो सोना का जो 5,000 का सोना आज 50,000 का हो गया लगभग। हाँ, ठीक है। तो इसलिए आश्चर्य करने का बात नहीं है। अभी जो आश्चर्य लग रहा है कि वो 5,000 का कैसे हो गया। 1 रुपए का सोना आश्चर्य, उस समय सस्ता हुआ करता था, आसानी से हो जाया करता था। इसलिए 1 रुपए के बराबर अगर हम आज सोना मांगने जाए तो हमको 5,000 मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, सारा ले लिया। अब वो समझिए कितना उन्होंने ले लिया, तो उस पर बाद में बात करेंगे। फिर उन्होंने एक कानून और बनाया। देखिए कानून, सिद्धांत को कौन तोड़ रहा है? कानून, 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 पेपर, आपका पेपर, हिसाब किताब। तो उसके बाद 1838 में 4 साल 5 साल बाद फिर उन्होंने एक नियम बनाया। क्या नियम बनाया कि जितना इन्होंने पैसा रखा था सोना और चांदी के रूप में और कागज दिया था, तो जो उनके पास इकट्ठा हो गया था, अब वो इंग्लैंड भेजेंगे। कहां भेजेंगे सोना चांदी को? इंग्लैंड। और अंग्रेज आए कहां से थे? इंग्लैंड से। अपने घर भेजेंगे। मेरा पैसा कहां भेजेंगे? देखिए ये लूट करने का नया तरीका भाई। घर मेरा यहाँ, पैसा मेरा यहाँ, और भेजेंगे। और यही बात कहें कि आज भी हो रहा है, तो यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हमको करना क्या था? आपको यकीन है तो तोड़ना था, या आप विश्वास करना छोड़ दें। और हम लोग वही यकीन दिलाने आए कि आज भी ऐसा हो रहा है, इसका सबूत हमारे पास है। तो क्या हुआ फिर वहां से 1938 में आरबीआई बैठाने के बाद क्या किया कि बोला कि 100 रुपए में 80 रुपए का सोना हम कहां ले जाएंगे? इंग्लैंड। अब 20 रुपए का सोना यहां छोड़ेंगे। वो किस लिए छोड़ेंगे कि कोई हम लोग जैसा बेवकूफ सोना मांगने आ जाएगा तो क्या करेंगे? लौटा देंगे, ताकि हमारा विश्वास बना रहे। अब इसी तरह से करते करते आया 1943। अच्छा, कौन कौन लोग जानता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में? हाथ खड़ा करेगा। कोई व्यक्ति है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं? हंसिए, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी परीक्षा भी लेंगे, आज जो जीतेगा उसको इनाम भी देंगे। नहीं जानते? कोई भी नहीं जानते नेताजी सुभाष चंद्र बोस? जानते हैं। अच्छा, फोटो से कौन पहचान जाएगा? फोटो एक बार दिखाइए, अगर है तो फोटो दिखाइए। बहुत लोग होते हैं जैसे फोटो से पहचान लिया करते हैं, नाम से नहीं जानते। जैसे मेरा भी नाम याद रखने का बड़ा दिक्कत, हम नाम याद कम रखते हैं। इनको जानते हैं? इनको जानते हैं क्या? हाँ, जिनको नहीं दिख रहा लेके देख लें। सुभाष चंद्र बोस, देखिए बहुत दम। अब सोच रही थी कि ये वही आदमी है क्या, इनको पता चल गया कि वही आदमी है। तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने अंग्रेजों को समझ लिया था, और समझने के बाद उन्होंने क्या किया, आजाद हिंद बैंक बना दिया। कहा तुम्हारा बैंक नहीं चलेगा, तुम्हारा आरबीआई नहीं चलेगा, अब मेरा बैंक चलेगा, जिसका नाम रखा आजाद हिंद बैंक। आजाद हिंद बैंक बनाया और अपना नोट और सिक्का बनाना चालू कर दिया। तो अब अंग्रेज को यह बात पचेगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा किया कि जिंदा या मुर्दा हमको नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहिए। समझ गए बात को? खेल यहां से स्टार्ट है। और सबसे पहले अगर भारत में कोई रुपए का खेल जाना था, बैंकिंग व्यवस्था, गुलामी का कोई अगर किसी चीज के बारे में अगर इन्होंने जाना था, तो एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे जो इस चीज का खुलासा किया। उसी चीज को हम आगे बढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और वो चाहते थे क्या? यही ना चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो और हम इसके मालिक बने। और पैसे का मालिक, रुपए का मालिक अगर कोई और होगा तो भारत क्या मालिक बनेगा? नहीं बनेगा, गुलाम ही रहेगा। तो इस प्रकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गायब कर दिया गया। वो घटना बाद की बात है, लेकिन उन्हें जिंदा या मुर्दा चाहिए था। अब हमारे जो है 1947 आ गया। भारत 1948 को आजाद हुआ था कि 47 को? हाँ, अरे जगिए भाई, कोई तो बोलिए।
1950, नहीं नहीं 1947, ठीक है, सब जगह है ना। सोइए मत, थोड़ा सा फिर सो जाइएगा, लेकिन थोड़ा मेरा बात सुनते रहिए। तो 1947 में आजाद हुआ प्लानिंग के तहत। प्लानिंग का मतलब समझे ना, हम यहां तक आए कैसे आए, प्लान से आए ना, कि हमारे पास गाड़ी भी होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए कि नहीं, नहीं तो हम कैसे बोलेंगे बाबा। तो ये व्यवस्था करके हम वहां से चले गए। तो उसी तरह से अंग्रेजों ने व्यवस्था बना लिया, क्या, आरबीआई, पेपर का ये खेल, और कहा कि हमको भारत का बेवकूफ चाहिए। क्या चाहिए हमें, भारत का बेवकूफ। तो भारत का बेवकूफ उनके लिए काम करेगा कि हमारे लिए काम करेगा, उनके उनके लिए। अगर भारत का होशियार व्यक्ति किसके लिए काम करेगा, देश के लिए करेगा ना बाबा। अब बेवकूफ आदमी अंग्रेज के लिए कर सकता है, या उसको बेवकूफी का काम करेगा। तो उसी तरह से बेवकूफ दो आदमी उसको गधा नजर आया। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान दीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों नजर आया, और दूसरा मोहम्मद जिन्ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जा करके कहां पढ़ा था, कौन बता सकता है, इंग्लैंड में। फिर पढ़ाया गया ना, वही कॉलेज, चलो पढ़ाएंगे, वही विकास कराएंगे। तो जो पढ़ कर गया था इंग्लैंड, वो अंग्रेज जैसा बनेगा कि हिंदुस्तानी जैसा बनेगा। शरीर कैसा होगा, हिंदुस्तानी, और बुद्धि कैसा होगा, लक्षण मिल रहा है ना, बैल का लक्षण मिल रहा है ना, इसको चुन लिया। दूसरा एक बैल और मिला, जिसका नाम था मोहम्मद जिन्ना, जो पाकिस्तान का सबसे पहले क्या बना था, प्रधानमंत्री। अब भारत का सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, जवाहरलाल नेहरू। दो गधे मिल गए। तो दोनों पढ़ के आए कहां से, इंग्लैंड से। देखिए ये बच्ची जान रही है, इतिहास जान रही है। जो इतिहास को जानेगा, जो बाप दादाओं का कहानी जानेगा, वही देश को जानेगा, वही देश को बचा सकता है। और जो सोया है वो जीवन भर सोया रहेगा। मेरा बात को ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे पूछे आप कहां से आए हैं, और आपका घर ही नहीं पता आपका कहां से आए हैं, तो आप कुछ कर पाइएगा, आप अपने गांव को बचा पाइएगा, गांव ही नहीं पता आपका कहां है, तो जागना पड़ेगा। सोइए मत, सोइए मत। इसलिए हमें इतिहास को जानना जरूरी है। उसके बाद क्या किया, मोहम्मद जिन्ना को कहता है कि तुम तो मुस्लिम पार्टी को इतना लीड कर रहे हो, तुम ही इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते हो। और जवाहरलाल नेहरू को बोला तुम्हारे तरफ तो इतना हिंदू है, तुम ही इस देश का संचालन कर सकते हो। और कभी कभी कौन कौन फोटो देखा है जो पिकनिक मनाते हुए, आजकल तो व्हाट्सएप में आता है, देखे होंगे, फेसबुक चलाते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप चलाते हैं, बड़ा वाला मोबाइल, ये वाला, ये गुलाम वाला मोबाइल है, इसमें भी बताएंगे ये गुलाम कैसे बनाता है, तो इसके बाद में बात करेंगे। तो उसमें देखिएगा कि वो लोग अंग्रेज के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तो ऐसा लोग क्या आजादी के लिए लड़ रहे थे? नहीं। यही तो हमें लगा कि ऐसे हमारे लोग आजादी के लिए लड़ रहे, ये तो नया तरीका है। तो इन्होंने भारत का टुकड़ा कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया? अच्छा, ये कागज का टुकड़ा दिया, ये कागज का टुकड़ा है, इसको भारत समझ लीजिए। ये कागज के टुकड़े को भारत समझिए। अगर हम दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? या तो आधा आधा दे देंगे। और जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा कैसे हुआ था, कोई बता सकता है क्या? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ऐसे हुआ था, ऐसे। मेरा थोड़ा सा वो सब थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा हम अच्छा से नहीं बना पाते, लेकिन समझ लीजिए इशारा है मेरा। और ऐसे ऐसे बनाया, नहीं हुआ था, मोटी ऐसे बनाया था, ऐसे था ना। इसको क्या कहते हैं आज के डेट में? क्या है ये वाला हिस्सा? बांग्लादेश। कभी क्या हुआ करता था? पाकिस्तान। और इधर का हिस्सा क्या है? इधर का हिस्सा पाकिस्तान, जो अभी है, बचा है। तो अब सोचिए कि बीच में इस तरह का भारत रहेगा तो युद्ध होगा कि नहीं होगा? बार बार सुरक्षा का जरूरत होगा कि नहीं? और वो युद्ध इसलिए करवाना चाहते थे ताकि आरबीआई जैसा चीज पे, बैंकिंग जैसा व्यवस्था पे आपका ध्यान ना जाए, और आप अपने सुरक्षा के लिए, जीने मरने के लिए ही लड़ते ही रहें। तो इस तरह से बंटवारा हुआ, और हम लोग वही चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, जो नेता आए, जब नेता आए और हमारा शासन अपने व्यवस्था में आ गया, और आने के बाद अब फिर भी हम अपना नोट ना छाप पाए, रुपया ना छाप पाए, तो देश आजाद हुआ क्या? तो उन्होंने समझौता किया कि शासन, प्रशासन, कुर्सी जो कह लीजिए, हम चलाएंगे, मगर
जो मुद्रण मतलब बैंक का व्यवस्था, जो बैंक आज भी है, जो चल रहा है बैंक, और रुपया छापने का जिम्मा मेरे पास रहेगा। तो इस समझौता के अनुसार हमारा देश को आजादी मिली। अब ये सोचिए कि जो छापने का व्यवस्था, रुपया का व्यवस्था अपने हाथ में रखेगा, उस देश को जो चाहेगा करेगा कि नहीं? करेगा ना। तो इस प्रकार से बैंक का अस्तित्व सामने आया। आने के बाद वो सारा अपने कब्जा में ले लिए, बैंकों को बना करके एक संस्था बना दिया। वही संस्था आज भी काम कर रही है और बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए काम कर रही है। वो सारा बात को अब थोड़ा सा हम मनोज जी को भी आमंत्रित करेंगे। बैंक समझ में आ गया ना? बैंक समझ में कितने लोगों को आ गया कि अभी भी इंग्लैंड का बैंक है? समझ में आ गया? तो अब ऐसा व्यवस्था तो आपके लिए बनाया गया है कि आप कमाएं और फायदा किसको हो? बैंक को। और बैंक कहां भेज दे? इंग्लैंड भेज दे। अच्छा, आगे की और जानकारी देंगे। हम तो कहानी आपको बता दिए। हमारे बीच में जो है मनोज भाई हैं, जो कि अपना परिचय अगर खुद दे दे तो अच्छा है।